स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड-डे प्राइम। मैं हूं ऋतुवर। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। एक राष्ट्र एक चुनाव पर सरकार ने गठित की समिति। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान। कहा संसद है परिपक्व, समिति की रिपोर्ट आने पर संसद में होगी चर्चा। राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन आज बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा मां महामाया मंदिर में भी करेंगी पूजा अर्चना। आदित्य L1 के लॉन्चिंग की उल्टी गिनती आज से हुई शुरू। इसरो अध्यक्ष ने कहा प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह तैयार। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा आदित्य L1। राष्ट्र को समर्पित हुआ अत्याधुनिक नवनिर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी। राष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनगड़ ने युद्धपोत का किया शुभारंभ। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। साल 1995 में 2 लोगों की हत्या के मामले में दोषी करार। पीड़ित को 10 लाख का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला। नौजवानों की मौत। किसी भी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान चीन सीमा पर वायुसेना करेगी मेगा युद्ध अभ्यास। 11 दिनों तक राफेल, सुखोई और जगुआर लड़ाकू विमानों का होगा इस्तेमाल। वायुसेना के लड़ाकू क्षमता और परिचालन का होगा आंकलन। और ताजा जारी विश्व शतरंज रेटिंग्स में भारत के जी गुकेश पहुंचे 8वें स्थान पर। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर बने भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए कमेटी का गठन किया है। कमेटी इससे संबंधित सभी कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। इस सिलसिले में जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजधानी दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि समिति की एक रिपोर्ट आएगी जिस पर संसद में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, संसद परिपक्व है, इस पर संसद में चर्चा होगी। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज़ कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। ये डेमोक्रेसी, जहाँ मैं कर्नाटक से आता हूँ, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, इसे तो हमने थोड़ी कहा है।
और भारत के लिए एक देश एक चुनाव कोई एक तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया का कोई एक तरह से नया प्रयोग नहीं है। 1952 से लेकर 1967 तक एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया के तहत ही देश में चुनाव होते थे, विधानसभाओं में, और आम चुनाव एक साथ हुआ करता था। आइए देखते हैं, सरकार ने भी कई मोर्चों पर इस बात की वकालत की है, प्रधानमंत्री कई बार इसके बारे में बात करते रहे हैं और क्या तर्क दिए जाते रहे हैं एक देश एक चुनाव के लिए, वो देखते हैं। चुनाव में होने वाले करोड़ों रुपए के खर्च को बचाना एक बड़ा तर्क है, क्योंकि देश इतना बड़ा है, हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है और भारत जैसे विशाल देश में हर साल किसी ना किसी राज्य में चुनाव होने के कारण स्टेट मशीनरी और संसाधनों का जो इस्तेमाल होता है उसको भी एक तरह से और ज्यादा व्यवस्था के साथ उसको इस्तेमाल करना, ये माना जा रहा है कि हर साल चुनाव से इन व्यवस्थाओं का भी एक तरह से अतिदोहन हो रहा है। साथ ही साथ ये भी कहना है कि जिस तरह से आचार संहिता लागू होती है, हर साल किसी राज्य में अगर चुनाव है तो उसे देखते हुए विकास कार्यों पर भी असर पड़ता है। देश में बार बार होने वाले चुनावों की वजह से जो विकास की गति है, विकास कार्यों में रुकावट आती है, तो उसको भी दूर करने के लिए ये कहा जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद विकास कार्य प्रभावित होते हैं, वो एक तर्क दिया जा रहा है। इसी के साथ एक देश एक चुनाव से काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। लेकिन इसी के साथ एक देश एक चुनाव को लेकर विपक्ष का भी विरोध है, और विपक्ष किस तरह से इस विरोध के लिए क्या तर्क रख रहा है उस पर भी ध्यान देते हैं। विपक्ष का कहना है कि अब यानी कि 2023 में मान ले अगर इस व्यवस्था को लेकर भारत में किसी तरह की आम सहमति होती है, हालांकि प्रक्रिया काफी लंबी है, इसकी एक पूरा संवैधानिक संशोधन के साथ तमाम चीजें होंगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों में इससे मतभेद बढ़ेगा। उनका कहना है कि एक देश एक चुनाव होने से राष्ट्रीय पार्टियों को तो इसका फायदा होगा, लेकिन छोटे दलों को इसका नुकसान होगा। वहीं विपक्ष का तर्क है कि संवैधानिक ढांचागत और राजनीतिक चुनौतियों का भी हवाला दिया जा रहा है। जिन राज्यों में सरकार बीच कार्यकाल में ही भंग हो जाएगी, वहां संवैधानिक इंतजाम कैसे होंगे, विपक्ष का कहना है। साथ ही विपक्ष का यह भी कहना है कि विधानसभा का कार्यकाल घटाने या बढ़ाने की सर्वसम्मति कैसे बनेगी, और इतने बड़े चुनाव सुधार के लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य होगा। तो इन तमाम बातों को लेकर विपक्ष का लगातार कहना है कि इस तरफ सरकार अगर आगे बढ़ती है, हालांकि इस पर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो क्योंकि एक विशेष सत्र 18 से 22 तारीख तक होना है, उसे लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में या फिर एक पत्रकारिता जगत में भी इसे लेकर कयास लग रहे हैं कि समिति गठित करने के साथ क्या इस तरफ सरकार आगे बढ़ेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक देश एक चुनाव पर कहा है कि इससे देश में विकास और लोकतंत्र मजबूत होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है। और इस पूरी खबर पर जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्त की जरूरत है एक देश एक चुनाव। सरकार और प्रधानमंत्री वक्त वक्त पे इस बात के एक तरह से तर्कों के साथ रखते रहे हैं कि क्यों इस देश में जरूरी है, और इस देश में एक देश एक चुनाव कोई नई प्रक्रिया नहीं है। एक लंबे समय तक चुनाव इस तरह से होते भी रहे हैं। फिर विपक्ष की बेचैनी या सरकार क्या इस पर आगे और बढ़ेगी, विशेष सत्र को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या दिखाई देता है समिति गठित करने के पीछे, किस तरह से इसे आगे ले जाया जाएगा? ऋतु, अब ये तो स्पष्ट है कि एक तरह से पहल को और आगे ले जाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मंचों पर ये कहा कि एक देश एक चुनाव की तरफ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। इस पर एक चर्चा जरूर होनी चाहिए, लोग अपनी राय रखें कि कैसे इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। और जब एक कमेटी का गठन कर दिया गया है
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, तो निश्चित तौर पर वो कमेटी में विचार होगा, उस पर चर्चा होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट पर सरकार विचार करेगी, सदन में उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन चूंकि ये कमेटी ठीक उस फैसले के बाद गठित हुई है जब कल दोपहर में यह कहा गया कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, 5 दिन का संसद का, लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और आज सुबह इस कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया गया। तो ऐसे में चर्चा है कि जो विशेष सत्र है उसमें क्या अलग से इस विषय पर चर्चा होगी, यानी कि एक देश एक चुनाव के विषय पर क्या इसी सत्र में कोई चर्चा रखी जाएगी, चूंकि इस बारे में भी संकेत मिले हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि देखिए ये कोई ये नहीं है कि एक दिन में इसे लागू कर दिया जाएगा, इस पर एक व्यापक चर्चा होगी और कोई नई बात नहीं है। 1952 से 67 तक, जैसा आपने भी दिखाया भी, देश में एक साथ चुनाव होते रहे, लोकसभा के और राज्यसभा के। बाद में जब अलग अलग राज्यों में सरकारें अलग अलग समय पर चुनाव कराने पड़े, रोकना चाहेंगे इस, हमने देखा कि अपनी इस बातचीत को जारी भी रखेंगे शैलेंद्र, लेकिन उससे पहले बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये सुनते हैं क्या कहना है उनका। लगातार चुनाव चलते रहते, आधा श्रम ये चुनाव में चला जाता है, कहीं ना कहीं आचार संहिता चुनाव की लगती है, तो उसके कारण भी काम डिरेल हो जाते, इतने रिसोर्सेस उसके पीछे खर्चा होते। लगातार चुनाव के कारण रिफॉर्म का जो प्रोसेस होता है उसमें भी एक प्रेशर आता है और अलग अलग दल फिर अपने राज्यों में उन रिफॉर्म्स को रोक देते हैं ताकि इलेक्शन में उनको फ़ायदा मिल सके। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के कारण 5 साल की खुली स्लेट रहेगी, पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और रिफॉर्म्स की प्रोसेस भी अच्छे तरीके से चलेगी। शैलेंद्र, रिफॉर्म्स की बात भी कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन जो समिति गठित हुई है, पूर्व राष्ट्रपति अध्यक्ष हैं इस समिति में और कौन कौन सदस्य शामिल हैं, इस पर क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है? जी, आज शाम से पहले एक नोटिफिकेशन आएगा, आधिकारिक तौर पर ये संकेत दिए गए हैं और उसमें और कौन कौन से सदस्य हैं, संविधान विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं, तमाम या फिर एक्सपर्ट शामिल किए गए हैं, इस बात की जानकारी दी जाएगी। और ये संकेत भी दिए गए हैं कि एक बड़ी कमेटी, यानी कुछ और सदस्य इस कमेटी के होंगे, वो कमेटी इस पर विचार करेगी। तो आधिकारिक एक तरह से नोटिफिकेशन है वो अभी आया नहीं है, इस बारे में औपचारिक जानकारी दी गई है कि जल्द ही इसे जारी कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि ये कहा गया है कि ये रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट सामने रखी जाएगी। तो निश्चित तौर पर जब रिपोर्ट आएगी, हम जानते हैं कि तब ये देखना होगा कि क्या क्या सिफारिशें होती हैं। लेकिन उससे पहले आप देखें, व्यापक चर्चा की बात कही गई, यानी आप अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका फीडबैक लिया जाएगा, जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि मीडिया के जरिए जो तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या बीजेपी के वरिष्ठ नेता या एनडीए के जो सहयोगी हैं, वो इसकी वकालत करते रहे। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को एक तरह से सामने रखा कि क्या इस पर सोचा जा सकता है, हमने देखा कि तब से समय समय पर चर्चा होती रहती है कि कैसे इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। अब मुद्दा यह है कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, कैसे इस पर आगे बढ़ने को लेकर सहमति राजनीतिक दलों के बीच बन सकती है, और ये सहमति बने उसके साथ ही साथ कैसे ये सुनिश्चित किया सकता है कि 5 साल बाद लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ हो, इस पर कैसे एक सहमति हो। तो निश्चित तौर पर अभी एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, उसमें तमाम एक तरह से कदम होंगे, तमाम पहले होंगी, तो उस पर लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, और प्रक्रिया आगे की लंबी है, लेकिन इससे पहले भी आज जिस तरह से समिति गठित की है उससे पहले भी एक तरह से कह सकते हैं एक लंबा काम इस पे सरकार की तरफ से किया गया है, जिसमें 1999 में लॉ कमीशन रिपोर्ट जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने एक तरह से पहले संसद में रखी और फिर उस पर जो डिस्कशन पेपर नीति आयोग का बना वो विवेक देबरॉय और किशोर देसाई का था 2017 में, जिसमें तमाम वो तर्क रखे गए हैं किस तरह से लोकतंत्र की एक तरह से कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस वर्सेस कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र पे किस तरह का भार पड़ता है। लगातार हर साल चुनाव होने से लेकर इसका अध्ययन तमाम स्तर पे किया गया है, जिसमें कि विधानसभाओं में भी किस तरह की एक तरह से समस्याएं होती हैं जब हर साल चुनाव होता है, केंद्रीय योजनाओं पर किस तरह का असर पड़ता है जब राज्यों में अलग अलग चुनाव होते हैं। तो कई एक तरह से मोर्चे पे इसका अध्ययन विस्तार से किया गया है। जी क्या कह रहे हैं आप?
ऋतु, एक बता रहा हूं कि जो पेपर तैयार किया गया था उसमें कितना आर्थिक बचत होगी, इस पर बहुत एक तरह से देखें ये बिंदुवार बताया गया था। दूसरी बात है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो जब आचार संहिता लगती है तो हम जानते हैं कि अगर राज्य में चुनाव होते हैं तो राज्य विशेष से जुड़ी कोई योजना का ऐलान नहीं होता, और उस राज्य में पूरी मशीनरी तकरीबन 3 महीने के लिए देखिए तो चुनाव में लगी रहती है, तो ऐसे में विकास कार्य प्रभावित होते हैं। तो ये कहा गया था कि इसकी ओर आगे बढ़ा जा सकता है, जो कुछ बदलाव संवैधानिक तौर पर करने हैं, जो एक तरह से पहल होनी है, उस पर आगे बढ़कर इधर आगे बढ़ा जा सकता है। यानी ये एक ऐसा काम है जो किया जा सकता है। इसके संकेत सरकार की तरफ से हमने देखा, कई नेताओं ने भी दिए थे कि इस ओर विचार किया जा सकता है और चर्चा तो जरूर होनी चाहिए। तो इससे पहले जो अध्ययन हुए या फिर जो एक तरह से रिसर्च तैयार किया गया, उसमें यह कहा गया कि एक बड़ी बचत आर्थिक तौर पर होगी और गवर्नेंस के मामले में बहुत सहूलियत होगी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों की। क्योंकि बात तो यहाँ तक हो रही है कि पहले शुरुआत लोकसभा और राज्यों के यानी केंद्र और राज्य के चुनाव से हो, उसके बाद क्या मेयर के चुनाव यानी जो नगर पालिका स्तर के चुनाव होते हैं उनको भी साथ कराया जा सकता है, क्योंकि उस पर भी एक चर्चा और विमर्श की बात कही गई थी। तो निश्चित तौर पर शैलेंद्र, अंत में बहुत संक्षेप में आपसे चाहूंगी, एक बात और कहना चाहूंगा। जी कहिए, आप कहिए। जब 1952 से 67 तक हमने देखा कि लोकसभा के और राज्यों के चुनाव साथ होते थे, तो हमारी डेमोक्रेसी तो 70 साल बाद और परिपक्व हुई है, तो हम उस ओर बढ़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तमाम विशेषज्ञ इस बात का जिक्र करते हैं। ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़े, कैसे सहमति बने, क्या जरूरी बदलाव हो, उस पर चर्चा होनी है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे सिर्फ राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा और छोटे और क्षेत्रीय दलों को इसका नुकसान होगा। ये देखिए 1952 में देखें आप, जब राष्ट्रीय दल उस वक्त कांग्रेस पार्टी तमाम राज्यों में सत्ता में थी, हमने देखा कि 1952 से 67 तक कई क्षेत्रीय दल वो उनकी मौजूदगी थी, सशक्त मौजूदगी थी राज्यों में, और वो प्रभाव रखते थे। तो ये कहना कि इस राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और मैच्योर हो चुकी है, जनता काफी समझदार है, उसे ये सब पता है कि किस दल को कितना महत्व देना है या किस दल के लिए उसे अपने उसके पक्ष में समर्थन करना है। तो ये एक तरह से देखें विपक्ष की एक रणनीति हो सकती है, चूंकि बीजेपी ये कहती है कि जो भी कदम मोदी सरकार उठाती है, उठाना चाहती है, या जिस भी विषय पर चर्चा चाहती है, विपक्ष का खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का यह काम है कि वो उसका विरोध करती है बिना उसके मेरिट पर जाए। तो ये एक तरह से देखें सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप रहता है, और हमने देखा संसदीय कार्य मंत्री ने कहा बिल्कुल शैलेंद्र, देश में चुनाव सुधारों में एक बड़ा कदम उठाने से पहले अध्ययन की प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है। सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। समिति में केवल सदस्य कौन होंगे इसका नोटिफिकेशन अब से और कुछ देर में जारी हो जाएगा। लेकिन विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष अब इस विचार को लेकर आगे बढ़ना जा रहा है। यह आने वाले समय में देश में एक बहुत बड़ा चुनाव सुधार के रूप में सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। वहीं इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात भी हुई। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक चली। जेपी नड्डा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निवास स्थान पर मुलाकात के लिए गए थे। जेपी नड्डा बैठक के बाद और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। और आइए अब बात ताजा खबर की।
भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पार्टी मुख्यालय में अखिल भारतीय संवाद केंद्र को लेकर हुई कार्यशाला में शिरकत की। आगामी विधानसभा और आम चुनाव को लेकर भाजपा अपने सोशल मीडिया विंग को मजबूत करने के लिए कॉल सेंटर का विस्तार कर रही है। कार्यक्रम के तहत अमित शाह ने राज्य स्तर पर पार्टी के कॉल सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मुलाकात भी की। दरअसल भाजपा आगामी चुनाव से पहले देश भर में मतदाताओं से जुड़ने के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने के बीजेपी के अभियान का विस्तार कर रही है। कार्यक्रम में अमित शाह के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रभावी ढंग से मतदाताओं से जुड़ना है। बैठक में भाजपा अपने सोशल मीडिया विंग की मजबूती के लिए सभी राज्यों से आए प्रतिनिधियों से फीडबैक भी लेगी। उधर मुंबई में शुरू हुई विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A की बैठक का आज दूसरा दिन है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नेताओं की आज होने वाली औपचारिक बैठक में गठबंधन के संयोजक और लोगों पर फैसला हो सकता है। मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में पहले दिन की बैठक में 11 सदस्यीय समन्वय समिति बनाने पर सहमति बनी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल सहित 6 मुख्यमंत्री और 28 दलों के 60 से ज्यादा नेता शामिल हुए थे। और मुंबई से शिशिर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर। शिशिर, मुंबई में ही आज नजरें भी हैं, इसलिए भी कि किस तरह से संयोजक और फिर लोगों पे तो फिर भी सहमति हो सकता है कि किस तरह का लोगो होगा, लेकिन संयोजक को लेकर एक लंबा मंथन चला है। आज की बैठक से क्या कुछ बाहर आता दिखाई देता है? अहम बैठक है मुंबई में ये विपक्षी दलों की। बिल्कुल, हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए मुंबई में बैठक शुरू है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जब सभी विपक्षी गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता है वो यहाँ पर आ चुके हैं, कल ही यहाँ पर आ चुके थे, और जो मीडिया को जानकारी पहले दी गई थी वो उसमें कहा गया था कि 31 तारीख को जो है इस गठबंधन का जो है एक लोगो जो है वो सामने लाया जाएगा। हालांकि 31 तारीख को नहीं हो पाया, 1 तारीख को कहा गया था, मतलब आज ये कहा गया था कि आज इसका लोगो का अनावरण होगा, लेकिन अब तक हमारे पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि क्या इस लोगो का अनावरण आज ही होगा, क्योंकि कुछ नेता जो है उन्होंने कहा है कि उस पर जो है कुछ बातचीत होना बाकी है। तो ऐसे में लोगों का अनावरण कब होगा ये भी एक बड़ी चीज है। हालांकि उसके बाद सबसे प्रमुख मुद्दा आता है वो संयोजक का। संयोजक को लेकर हालांकि कई सारी बातें जो है इस गठबंधन के कई सारे नेताओं ने कही। उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में जो है संयोजक बैठाया जाएगा। तो ऐसे में संयोजक किसी एक पार्टी का हो गया, कई संयोजक होंगे, किस प्रकार से उसका खाका होगा ये भी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि बैठक अभी भी जारी है। आज सुबह 10:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और जितने भी विपक्षी गठबंधन के नेता है वो यहाँ पर मौजूद थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत ममता बनर्जी भी यहाँ पर आई थी। साथ ही साथ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे गुट के नेता है, उद्धव ठाकरे स्वयं यहाँ मौजूद है, साथ ही साथ शरद पवार भी है। हालांकि अब अमूमन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो गठबंधन में ये कहा जा रहा है कि बेंगलुरु में 26 पार्टियां थी, लेकिन अब इस गठबंधन में 2 पार्टियां और बढ़ चुकी है, तकरीबन 28 पार्टियों का एक गठबंधन हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र में ये प्रयास किया जा रहा है कि बाकी अन्य छोटे गण इंडिया गठबंधन के साथ किस प्रकार से जुड़े, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अब तक इसमें यह भी बात है कि कुछ 1-2 उदाहरण अगर देखा जाए, मसलन मैं उदाहरण देना चाहूंगा स्वाभिमानी पार्टी का, जिसका प्रयास था। हालांकि जो उद्धव ठाकरे गठ है और साथ ही साथ शरद पवार गुट है, उन दोनों ने भी प्रयास किया था कि स्वाभिमानी पार्टी जो है इस गठबंधन का हिस्सा बने। लेकिन स्वाभिमानी पार्टी के जो नेता है राजू शेट्टी, उन्होंने स्पष्ट किया कि कई सारे मुद्दे हैं जो ये गठबंधन अब तक उस पर मुखर नहीं है, इसलिए इस बैठक में वो शामिल नहीं हुए हैं। उसी दूसरी बात अगर बात करें तो प्रकाश आंबेडकर की जो पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी, हालांकि उनका अलायंस शिवसेना के साथ है, लेकिन वो भी इस वक्त इस जो मीटिंग है, इस गठबंधन मीटिंग में वो भी मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें न्योता नहीं मिला है। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें इस वक्त हो रही है। और जहाँ तक बात है कि किस प्रकार से सहमति हो, इस वक्त अगर देखा जाए तो लोगों के मुद्दे पर ही जो है सहमति हुई या नहीं हुई, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो ऐसे में संयोजक की हम बात करें तो वो काफ़ी बड़ी बात होगी। संयोजक के नाम की दौड़ में कौन कौन किन से नाम सामने आ रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार का नाम तो है ही, लेकिन अभी तक की कल दिन भर की बैठक के बाद क्या इसमें कुछ नाम और जुड़े हैं या फिर इन दोनों में से किसी एक नाम पर सहमति बनती दिखाई दी है? अगर आपकी बातचीत हुई हो इन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ। बिल्कुल, हालांकि कल जब कई विपक्ष के नेता यहाँ पर आए थे तो दूसरी बात यहाँ पे उन्होंने एक बात कही थी, उनके ओटो पर एक बात थी कि पहले पार्टी में मतलब
गठबंधन में चर्चा होगी उसके बाद सर्वानुमति जो है एक चेहरा या फिर एक नाम सामने आ सकता है, शायद उस पर चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर आने से पहले हमने जो पोस्टर देखे उसमें हलक पोस्टर पर अगर देखा जाए हर कोई एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, एक संयोजक का उम्मीदवार है। यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगा, जिस प्रकार से नीतीश कुमार के यहाँ पे बोर्ड लगाया गया था उसमें कहा गया था कि नीतीश कुमार जो है एक संयोजक के रूप में हो सकते हैं। जाहिर सी बात है जो संयोजक होगा वो एक पंतप्रधान उम्मीदवार भी उसको माना जा सकता है। तो ऐसे में कई सारे चेहरे यहाँ पर उभरते नजर सामने आ रहे, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसने ये नहीं कहा है कि कोई एक चेहरा जिस पर अब तक जो है सर्वानुमति बनी हो उस पर कोई अब तक फैसला नहीं हो पाया। हालांकि इसके बारे में जद्दोजहद है, इसके बाद चर्चा भी शुरू है, लेकिन क्या कोई एक संयोजक होगा ये भी अब तक स्पष्ट नहीं है। किस प्रकार से कमेटी गठन की जाएगी, कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे, कितनी पार्टीज का क्या क्या सहभाग होगा, ये भी अब तक पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। आज की बैठक में शायद इन सभी मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है, शायद इस पर फैसला भी लिया जा सकता है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट रूप से बात सामने नहीं आई है। क्या शिशिर ऐसा भी लगता है कि विपक्षी गठबंधन जहां एक तरफ सिर्फ 2024 के चुनाव की रणनीति ही बना रहा था, उस बीच में मुंबई की इस बैठक से पहले दो बड़े डेवलपमेंट के तौर पे अगर देखा जाए, पहला जो स्पेशल सेशन 18 से 22 तारीख तक है और दूसरा आज वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के लिए जो समिति गठित की गई है। दो बड़ी चुनौतियां और गठबंधन के सामने आ गई हैं 2024 के चुनाव के साथ साथ। इसके बारे में प्रतिक्रिया हमने सुबह अगर जिस प्रकार से, हालांकि जब ये फैसला आया तो कई सारे विपक्ष नेता यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ये फैसला लिया गया ये फैसला ठीक नहीं है। सरकार जो है स्वयं फैसला ले रही है, लेकिन जितनी विपक्ष पार्टी है उनके साथ एक बार बैठकर चर्चा की जानी चाहिए जरूर थी कि किस बारे में ये स्पेशल सेशन की सिटिंग की गई है। जहां तक बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की, तो कई विपक्षी पार्टियों ने जो है स्पष्ट कहा है कि ये ठीक नहीं होगा, खासतौर पर जिस प्रकार से संघीय ढांचा है। और दूसरी बात की राज्यों की हम बात करें तो काफी रीजनल पार्टीज भी यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में उन रीजनल पार्टियों का रुख काफी अलग है। तो ऐसे में काफी सम्मिश्र प्रतिक्रिया यहाँ से मिल रही है। कई विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि इस प्रकार से जो है अगर बात कर रही है सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन हो तो उस पर काफी बड़ी प्रक्रिया हो सकती है, विचार विमर्श करने की जरूरत है। सभी के जो व्यूज है उन सभी के व्यूज को जो है एक बार फिर से अकाउंट में लेने की जरूरत है कि क्या उनकी राय है। हालांकि इसके बाद ही जो है जो फैसला इस पर लेना है वो लेना सही होगा। लेकिन कुछ पार्टियां जो है उन्होंने काफी अगर देखा जाए एक कॉशियस स्टेप लिया है इस पूरे मामले पर, जो हालांकि खासतौर पर मैं राष्ट्रीय पार्टियों की बात करूंगा तो ऐसे में उनका रुख देखना काफी स्पष्ट होगा। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें तो यहाँ पर अजित पवार की जो एनसीपी है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अपना समर्थन जो है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। वहीं हम बात करें एकनाथ शिंदे गुट, उन्होंने भी अपना समर्थन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए दिया हुआ है। तो ऐसे में अब देखना होगा किस प्रकार से इस मुद्दे पर विपक्ष में राजनीति होती है, क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से सर्वमत है या नहीं है, ये भी देखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। हर मीटिंग के साथ 2024 के चुनाव का समय कम हो रहा है, ऐसे में संयोजक और लोगों तक ही विपक्षी गठबंधन अभी अपनी रणनीतियां तय नहीं कर पाया है, तय नहीं, अभी तक सामने कुछ आया नहीं है। लेकिन अभी बड़े मसले बाकी हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग के हों और तमाम अलग तरह की एक तरह से कमेटियों के गठन को हो, जिसको लेकर राज्य और राज्यों के साथ बैठकें की जाएंगी, जिसमें कि ये तय होगा कि सीट को लेकर किस फॉर्मूले पर आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर अभी तक की पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर का पूरे देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम जन्मभूमि परिसर के निर्मित भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समय संपूर्ण देश राममय होगा, जिसके विभिन्न कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भूमि पूजन के समय देश में भेजे गए प्रसाद और अक्षत के साथ श्री राम जन्मभूमि राजगढ़ को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समय भी देश के 5 लाख गांव में भेजने, गांव में मौजूद धर्मस्थलों पर श्री राम संकीर्तन और रामायण पाठ के साथ ही अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर
तमाम सुझाव आ रहे हैं और उन पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। खासतौर से ये चिंतन किया जा रहा है कि यदि कोई योजना बनती है तो उसे लाखों गांवों तक पहुंचाया कैसे जाए। उन्होंने कहा कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद संगठन की बड़ी शक्ति लगेगी। उन्होंने कहा, अभी प्राथमिकता के तौर पर महोत्सव के समय भीड़ के ठहरने, भोजन और उनकी अन्य मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर गंभीरता से मंत्रणा की जा रही है, जिसके लिए प्रशासन और रेल मंत्रालय भी अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दे रहा है। उन्होंने देश भर के राम भक्तों से आग्रह किया कि वह एक ही दिन अयोध्या न पहुंचे। उन्होंने बताया कि इसके लिए देश के 27 राज्यों को संगठनात्मक रूप से 40 भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक राज्य के श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित की जाएंगी और निर्देश दिया जाएगा कि संबंधित राज्य अपने निर्धारित तिथि पर ही अयोध्या आए। उन्होंने ये भी बताया कि भूमि पूजन की तरह ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। ठीक प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही अयोध्या में उमड़ पड़ा तो शायद आप लोग भी, पत्रकार जगत भी स्वीकार करेगा कि अयोध्या में कठिनाइयाँ खड़ी हो जाएगी। हम राज्यों को निवेदन करेंगे, आपकी तिथि घोषित की जाएगी, आप उसी तिथि पर आइए। इसका फल ये मिलेगा कि अगर 27 राज्य हैं तो संगठन ने उसको 40 इकाइयों में बांट रखा है, तो हम ये एक एक राज्य को अलग तिथि देंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समुदाय से प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और सामुदायिक जीवन में समानता जैसी कई मूल्य सीखे जा सकते हैं। राज्य की लगभग 1/3 आबादी जनजातीय समुदाय की है। जनजातीय समुदाय की समृद्धि संस्कृतियों से प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, सामुदायिक जीवन में समानता का भाव तथा महिलाओं की भागीदारी जैसे जीवन मूल्यों को सीखा जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के चंद्रयान 3 की सफलता निरंतर परिश्रम और आगे बढ़ने के जज्बे का परिणाम है। चंद्रयान 3 अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया और सभी देशवासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। उस सफलता के पीछे वर्षों के परिश्रम से अर्जित योग्यता तथा लक्ष्य के प्रति निष्ठा तो थी ही, मार्ग में आने वाली रुकावटों और असफलताओं से हतोत्साहित हुए बिना आगे बढ़ते रहने की भावना भी थी। व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने का भी ये मूल मंत्र है। निरंतर परिश्रम से अर्जित दक्षता, लक्ष्यों के प्रति निष्ठा तथा तात्कालिक चुनौतियों या असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ते रहने का जज्बा होना चाहिए। मुंबई में महेंद्रगिरी युद्धपोत आज देश को समर्पित किया गया। उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनगड़ ने युद्धपोत का शुभारंभ किया। महेंद्रगिरी युद्धपोत का नामकरण ओडिशा के पूर्वी घाट में एक पर्वत शिखर महेंद्रगिरी के नाम पर किया गया है। ये प्रोजेक्ट 17 श्रेणी के युद्धपोतों की श्रृंखला का स्टेल्थ युद्धपोत है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय नौसैनिक धरोहर के साथ स्वदेशी रक्षा क्षमता से किया गया है इसे निर्मित। और मिड डे प्राइम में आइए एक बार फिर नजर डालते हैं कि अभी तक की बड़ी खबरें क्या हैं। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, एक राष्ट्र एक चुनाव पर सरकार ने गठित की समिति। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान, कहा संसद है परिपक्व, समिति की रिपोर्ट आने पर संसद में होगी चर्चा। राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन आज बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा जनजातीय समुदाय से प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और सामुदायिक जीवन में समानता जैसी कई मूल्य सीखे जा सकते हैं। मां महामाया मंदिर की पूजा भी करेंगी।
आदित्य L1 के लॉन्चिंग की उल्टी गिनती आज से हुई शुरू। इसरो अध्यक्ष ने कहा, प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह तैयार। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा आदित्य L1। राष्ट्र को समर्पित हुआ अत्याधुनिक नवनिर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी। उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने युद्धपोत का किया शुभारंभ। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। साल 1995 में 2 लोगों की हत्या के मामले में दोषी करार। पीड़ित को 10 लाख का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला। 9 जवानों की मौत। किसी भी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान चीन सीमा पर वायुसेना करेगी मेगा युद्ध अभ्यास। 11 दिनों तक राफेल, सुखोई और जगुआर लड़ाकू विमानों का होगा इस्तेमाल। वायुसेना की लड़ाकू क्षमता और परिचालन का होगा आकलन। और ताजा जारी विश्व शतरंज रेटिंग्स में भारत के डी गुकेश पहुंचे 8वें स्थान पर। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर बने भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। और चांद के बाद अब भारत सूरज पर खोज के लिए अपने कदम बढ़ाने की तैयारी में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आदित्य L1 को कल सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन की सफलता के लिए इसरो वैज्ञानिकों की एक टीम ने आदित्य L1 मिशन के लघु मॉडल के साथ तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। और भारत सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि आदित्य L1 के लॉन्चिंग की उल्टी गिनती आज से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सूर्य अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 7 पेलोड्स के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग करेगा। अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा हेलो ऑर्बिट जिसे कहते हैं में स्थित होगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख यानी कि 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किए गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ मिलेगा। Just getting ready for the launch. The rocket and satellite is ready. We completed the rehearsal for the launch. We have to start the countdown. और आदित्य L1 में किन उपकरणों का इस्तेमाल होगा, आइए जानते हैं। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यानी VELC भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने बनाया है। ये सूर्य के कोरोना और उत्सर्जन में बदलावों का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप खगोल विज्ञान व खगोल भौतिकी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र पुणे ने बनाया है। ये सूर्य के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें लेगा। और चांद के बाद अब भारत सूरज पर खोज के लिए अपने कदम बढ़ाने की तैयारी में है। आदित्य L1 मिशन के लॉन्च की उल्टी गिनती आज शुरू हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आदित्य L1 को कल सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च करने जा रहा है। भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर त्रिशूल नाम से प्रमुख प्रशिक्षण अभ्यास करेगी, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब सहित उत्तरी क्षेत्र में 4 से 14 सितंबर तक चलने वाला है। 11 दिनों के इस मेगा अभ्यास में वायुसेना के राफेल, सुखोई 30, MKI, जगुआर, मिराज 2000, MiG-29, MiG-21,
बाइसन लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ अभ्यास में भाग लेंगे। गरुड़ विशेष बल भी अभ्यास का हिस्सा है, जहां वायु शक्ति के सभी तत्वों का अभ्यास किए जाने की संभावना है। अभ्यास में पश्चिमी कमान के सभी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कमानों की संपत्तियां भी तैनात की जाएंगी। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं का परीक्षण करना और परिचालन आयामों का आकलन करना है। और इस खबर पर जानकारी के लिए देखते हैं हमारी संवाददाता नंदिता डागर की ये खास रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज या ड्रिल करने वाली है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स पर, जिसे त्रिशूल नाम दिया गया है। और ये एक्सरसाइज 4 सितंबर से 14 सितंबर तक होने वाली है इंडियन स्टेट्स जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि में। और ये इसलिए यूनिक या एक ख़ास बन जाती है एक्सरसाइज क्योंकि ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर्स या सरहदों के पास इंडियन एयरफोर्स के सारे एसेट्स को एक्टिवेट करेगी, जिसमें लड़ाकू विमान जैसे जैगुआर, जो नवीनतम रफाल हैं, सुखोई 30 MKI हैं, MiG-29 हैं, वो तो शामिल होंगे ही। साथ में अटैक हेलीकॉप्टर्स और एयरफोर्स के कमांडोज, गरुड़ कमांडोज भी हिस्सा लेंगे। तो G20 की जो शिखर बैठक दिल्ली में होने वाली है, उससे पहले ही एक्सरसाइज शुरू होगी और उसके बाद, उसके खत्म होने के बाद खत्म होगी। ये एक्सरसाइज, त्रिशूल एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स की इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि अगर कभी 2 फ्रंट वॉर यानी चाइना और पाकिस्तान एक साथ अगर हमला करते हैं या उनके साथ जंग छिड़ती है, तो इंडियन एयरफोर्स अपनी प्रिपेयर्डनेस को टेस्ट कर रही है, अपनी तैयारी को टेस्ट कर रही है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए। और खबरों में आगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। NCERT के 63वें स्थापना दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह ऐलान किया है। दरअसल डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसा संस्थान है जो UGC को एक नया संस्थान स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकता है। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो ज्ञान के अनूठे और उभरते क्षेत्रों में अध्ययन और शोध करेगा, जो किसी मौजूदा संस्थान द्वारा पेश नहीं किया जाता है। स्कूली शिक्षा के लिए शीर्ष संगठन के रूप में NCERT विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का संचालन करता है, जिसमें शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार, पाठ्यक्रम विकास, पाठ्य और शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास आदि शामिल है। अपेक्षा NCERT की थी, उनको एक यूनिटरी यूनिवर्सिटी की रूप दिया जाए, जिसकी जो NCERT के पास 5 कैंपसेस भी हैं। उनका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अलग अलग जगह पे काम करता था, अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ उनकी अनुबंध था। और NCERT नेशनल कैपिटल में भी बहुत रिसर्च के काम करता था। एक प्रकार से देश में स्कूली शिक्षा की, स्कूल टीचर शिक्षा की और अडल्ट लिटरेसी के, और अभी तो नया जैसे NEP ने रिकमेंडेशन हुई है ECC की भी पाठ्यक्रम बनाना। साल 1995 में 2 लोगों के मर्डर केस में आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। कोर्ट ने पीड़ित को 10 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इसमें 5 लाख का मुआवजा प्रभुनाथ सिंह और 5 लाख का मुआवजा सरकार पीड़ित को देगी। प्रभुनाथ सिंह को निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में उन्हें दोषी ठहराया था। ये मामला 1995 के चुनाव में छपरा के मसरख में राजेंद्र राय और दारोगा राय की हत्या से जुड़ा है। इन लोगों की प्रभुनाथ सिंह के कहे अनुसार वोट नहीं करने पर हत्या कर दी गई थी। प्रभुनाथ सिंह हत्या के एक और मामले में पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। केंद्र सरकार आज से 6ठा राष्ट्रीय पोषण माह मना रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय का यह अभियान पूरे सितंबर महीने चलेगा। इसका मकसद सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत की थीम के साथ देश में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देना है। साथ ही मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों यानी गर्भावस्था,
शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है। कुपोषण मुक्त भारत के लिए आज से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी मनाया जा रहा है। तो आज के न्यूज लेंस में बात पोषण अभियान की, साथ ही बताएंगे पोषण को लेकर केंद्र की योजनाओं के बारे में और इससे हुए फायदों के बारे में भी। केंद्र की प्रमुख पहल पोषण अभियान ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम पोषण समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना कुपोषण की चुनौती का मुकाबला करने के लिए मिशन मोड में काम करता है। 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 2021-2022 से 2025-2026 के लिए एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवा योजना और किशोरियों के लिए योजना को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत जोड़ दिया गया। पोषण 2.0 के उद्देश्यों में देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करना, कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना, स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता और खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना और प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से पोषण संबंधी कमियों को दूर करना शामिल है। मिशन पोषण 2.0 के तहत देश भर में करीब 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र और 7,074 केंद्र स्वीकृत परियोजनाएं हैं। पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक आंगनवाड़ी कर्मियों की संख्या 13,51,850 है, जबकि योजना के योग्य लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। इनमें गर्भवती महिलाओं की संख्या करीब 79,34,000, स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या करीब 45 लाख है। लाभार्थियों में 6 माह तक के 40 लाख बच्चे, 6 माह से 3 साल तक के 4 करोड़ 19 लाख से ज्यादा बच्चे और 3 साल से 6 साल तक के 4 करोड़ 27 लाख बच्चे शामिल हैं। मिशन पोषण 2.0 के तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सामग्री का वितरण किया जाता है। अभियान के तहत देश भर के 11,20,000 स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के 11 करोड़ 80 लाख बच्चों के अलावा प्राथमिक विद्यालयों के प्री स्कूल या बाल वाटिका के बच्चों को भी गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के लिए भी पूरक पोषण कार्यक्रम के माध्यम से पोषण सहायता दी जाती है। आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14 से 18 वर्ष की किशोरी लाभार्थियों की संख्या 23 लाख से ज्यादा है। सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है और इसके समाधान के लिए गंभीर प्रयास भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात G20 से जुड़ी तमाम खबरों की। दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत दिल्ली पुलिस तरह तरह के अभ्यास कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षु कमांडो के दूसरे बैच द्वारा पुलिस एकेडमी में हेलीकॉप्टर स्लेटरिंग का अभ्यास भी किया जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस राजधानी के कई इलाकों में ड्रोन से सर्वेलेंस भी कर रही है। G20 शिखर सम्मेलन के बड़े आयोजन को पूरी तरह सफल बनाने की कोशिशें जारी हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया भर के नेताओं और प्रतिनिधियों के स्वागत की तैयारी की जा रही है। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें।
ग्राहकों द्वारा अपनी समस्त खरीद का इनवॉइस यानी बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देने के लिए आज से केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू की। इस योजना की शुरुआत हरियाणा के गुरुग्राम से की गई है। इस मौके पर राजस्व विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। राजस्व विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा ने इस मौके पर कहा कि पहले चरण में योजना के जरिए 10,000 इनाम दिए जाएंगे। एक योजना हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। पहले ये पायलट आधार पे ये योजना हम चला रहे हैं 3 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। लगभग 10,000 इनाम पूरे साल भर में दिए जाएंगे। तो छोटा से छोटा जो इनाम है वो मंथली ड्रॉ निकाले जाएंगे। प्रत्येक माह में 810 मंथली ड्रॉज होंगे। 800 जो प्राइजेज़ होंगे वो 10,000 रुपये के होंगे और 10 जो प्राइजेज़ हैं वो 10 लाख रुपए के होंगे। फिर क्वार्टरली ड्रॉज तिमाही में 2 प्राइज़ हैं 1-1 करोड़ रुपए के। तो 4 इस प्रकार के बम्पर ड्रॉ निकाले जाएंगे। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के जरिए लोग मोबाइल ऐप पर अपना बिल अपलोड करके 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का नगद पुरस्कार जीत सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये योजना और कैसे इसमें हिस्सा लिया जा सकता है। मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना के जरिए लोग मोबाइल ऐप पर अपना बिल अपलोड करके 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का नगद इनाम जीत सकते हैं। फिलहाल इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जा रही है। जिन राज्यों में अभी इस योजना को शुरू किया जा रहा है उनमें असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन व दीव और दादर व नागर हवेली शामिल है। इस योजना के जरिए हर महीने 800 लोगों को चुनकर उन्हें 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही 10 ऐसे व्यापारियों को भी चुना जाएगा जिन्हें पुरस्कार के तौर पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस स्कीम के तहत 1 करोड़ का बम्पर इनाम तिमाही आधार पर निकाला जाएगा। आइए जानते हैं कैसे उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले मोबाइल पर मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी आधिकारिक साइट web.merabill.gst.gov.in पर जाकर भी इसका फायदा उठाने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए लोगों को अपने जीएसटी बिल को इस ऐप पर अपलोड करना होगा। एक व्यक्ति 1 महीने में अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकता है। बिल की न्यूनतम राशि 200 रुपए होनी चाहिए। अप्लाई करने वाले शख्स को अपने मोबाइल नंबर के साथ ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अप्लाई करते वक्त कारोबारी को अपनी सभी डिटेल्स सही तरीके से भरनी होंगी और एक बार डिटेल्स भरने के बाद उनमें बदलाव नहीं हो सकेगा। इस स्कीम के लिए अप्लाई करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। इसमें पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी और आधार कार्ड शामिल है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के मुताबिक इस योजना का मकसद लोगों को हर बार खरीदारी करते वक्त बिल मांगने के लिए प्रेरित करने के साथ ही GST बिल के लिए कारोबारियों में जागरूकता और प्रोत्साहन पैदा कराना है। इससे ज्यादा GST बिल जनरेट होंगे जिसके जरिए टैक्स चोरी पर रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें। डी गुकेश भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ताजा जारी शतरंज रेटिंग्स में डी गुकेश 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने विश्वनाथन आनंद को पीछे कर ये नंबर हासिल किया है। 37 साल के बाद कोई खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को हटाकर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बना है। गुकेश के खाते में 2758 अंक हैं जबकि आनंद के खाते में 2754 अंक हैं। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। प्रज्ञानंदा हाल ही में शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचे थे। वे विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने थे। खेल मंत्री ने इतनी कम उम्र में हासिल की गई तमाम उपलब्धियों के लिए प्रज्ञानंदा को बधाई दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रज्ञानंदा को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत का नाम बहुत रोशन किया है
और बहुत छोटी उम्र में ग्रैंड मास्टर बनना, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर बनना, और मात्र 16 साल की उम्र में वो कर दिखाना जो पहले कोई नहीं कर पाया, और अब 18 साल की उम्र में विश्व कप के फाइनल में पहुंचना, शानदार प्रदर्शन करना, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। पाकिस्तान में सेना के काफिले पर आत्मघाती हमले में सेना के 9 जवानों की मौत और 20 अन्य जवान घायल हुए हैं। इस पर सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार आत्मघाती हमलावर ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में सेना के काफिले को निशाना बनाया। अब तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन संदेह है कि हमला पाकिस्तानी तालिबान ने किया है। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी हैं। नमस्कार।